दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ पांचाल तिलक एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे एमपीजीके के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जो इसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आप पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश जीके से जो भी प्रश्न बनेंगे उसका एक अच्छा खासा आपको नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम हमारे वीडियो को, और आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें मैं भौगोलिक संरचना से रिलेटेड प्रश्नों को ले रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है, आज के वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में ये है कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है। अगर मध्य भारत के पठार की बात करें तो कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है, तो ये 10.6% भाग में विकसित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10.6%। एक्चुअली ये 10.68% है। अब बात पठारों की निकली है, भौगोलिक संरचना की निकली है, तो आइए पहले पूरी भौगोलिक संरचना को मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारे पास में हमारा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश है ना, मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया मध्य उच्च क्षेत्र, जिसे मैंने MUP कहा है, मध्य उच्च प्रदेश इसे कहा जाता है, ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा भाग यहाँ पर हो गया आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी दूसरा भाग हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरा भाग हुआ। और तीसरा भाग हुआ बघेलखंड का पठार, यानी कि ये वाला जो अगर आप देखें पूर्वी पठार भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेन 3 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और तीसरा बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला भाग है, जिसे आप मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं, MUP के नाम से बोल रहे हैं, इसे फिर से अंदर 5 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 भाग कौन कौन से? पहला भाग तो इसका ये हो गया मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ना, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हिस्सा कवर करता है, मतलब 28.62% हिस्सा कवर करता है, और सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा एरिया है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो वो सिगार होती है, सिगार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले के सेकंड की, तो मध्य उच्च प्रदेश का अगर सेकंड भाग देखा जाए तो ये मध्य भारत का पठार होता है। और ये मध्य भारत का पठार, ये आप हिस्सा देख रहे हैं ऊपर वाला, ये मध्य भारत के पठार का हिस्सा, ये 10.68% है। इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत पार्ट को कवर करता है, तो 10.68%। कल को आपसे मालवा के पठार का पूछ लिया जाए तो 28.62% होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया बुंदेलखंड का पठार के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड का पठार इसे कहा जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिद्ध बाबा है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। और ये एमपी का 7.7% एरिया कवर करता है। तो पहला हमने देख लिया मालवा का पठार, मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग में बांटा हुआ है। पहला मालवा का पठार। दूसरा अगर देखें, ये दूसरा MUP यानी कि मध्य भारत का पठार 10.68%। तीसरा अगर देखें तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, जो कि 7.7% है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा, है ना। चौथा भाग देखें तो ये है विंध्य कगारी प्रदेश, यानी कि इसे रीवा पन्ना का पठार भी कहा जाता है। इसका अगर देखें तो 10.37% ये मध्य प्रदेश में कवर करता है। यहाँ वर्ग किलोमीटर में एरिया भी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चौथा भाग हो गया। और 5वां भाग जो है ये वाला है, जो कि ये नर्मदा सोन घाटी आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 5वां भाग है हमारे मध्य उच्च प्रदेश का, जिसे नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। और आपको बता दूं कि दक्कन ट्रेप की चट्टानों से ये बना हुआ पार्ट है, और यहाँ पे अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये पूरी भौगोलिक संरचना आपको समझा दी मैंने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर पठार कहा जाए तो वो बघेलखंड का पठार होता है, यानी कि पूर्वी पठार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। इसे गेहूं बहुत ज़्यादा मालवा के पठार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पे गेहूं का भंडार भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो
आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ सब चीज़ों को। तो यहाँ पे 10.6% इसका उत्तर हो गया। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, अगला प्रश्न ले लेते हैं, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल है। अब देखिए मध्य भारत का पठार हमने कहाँ देखा था, तो ये हमारा मध्य भारत का पठार है। अब इसमें कौन कौन से जिले आपको दिख रहे हैं, ये आपको ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था मध्य भारत का पठार होता है। तो ये कौन कौन से जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये सारे जिले तो इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा जिला शामिल नहीं है मध्य भारत के पठार में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भिंड, ग्वालियर, श्योपुर तो सब आ रहे थे, इंदौर शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये आप मैप में देख ही सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है। तो आपको ये बताना है दक्कन ट्रेप का भाग कौन सा विभाग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई वो हो जाएगा क्या, मालवा का पठार। तो जो मालवा का पठार है वो दक्कन ट्रेप का भाग है, हमने अभी देखा था। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया। तो आपने मध्य प्रदेश का अभी नक्शा देखा थोड़ी देर पहले, उसमें पूर्व में अगर देखें तो यहाँ पर जो स्थिति थी वो किसकी थी, बघेलखंड के पठार की थी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। आगे बढ़ जाते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अब बताइए फटाफट से कि अरावली और विंध्य प्रदेश के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो अभी हमने देखा कि मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग अभी मैंने आपको बताया कौन सा आता है, मालवा का पठार। तो आप जैसे ही मैप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मालवा का पठार सबसे बड़ा भूभाग है। आगे बढ़ जाते हैं, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है, ये आपको बताना है। तो बालाघाट राज्य की जो सीमा है वो किसको छूती है मेरे दोस्त। अब देखेंगे, अब बालाघाट जो राज्य है वो कहाँ है, तो आप देखेंगे बालाघाट राज्य जो है इस तरह है, नीचे की साइड है। तो उसकी जो सीमा जो है वो किसको छूती है, छत्तीसगढ़ को छूती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आप अगर मैप को देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बालाघाट कहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ मैप में कि कहाँ बालाघाट है। तो आप ये देख रहे हैं बालाघाट यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसकी सीमा छत्तीसगढ़ को और इधर से महाराष्ट्र को भी छुएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग तो जैसे जबलपुर संभाग है, लेकिन बालाघाट में लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो वो बालाघाट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो शहडोल जिला है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ना तो शहडोल जिला जो है वो यहाँ पे पड़ रहा है, और ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था पूर्वी पठार जो है बघेलखंड का पठार है। तो शहडोल जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो यहीं पे मेरी कोशिश ये है कि मैप में आपको दिखाते जाऊँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और सीधे सीधे आप क्वेश्चन को कर पाएं। अगला देख लेते हैं, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो प्राचीनतम चट्टानों की अगर बात करें ना तो ये आर्कियन चट्टानें जो है वो प्राचीनतम चट्टानें हैं भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो आर्कियन युग की चट्टानें जो है ये, इससे निर्मित अगर पठार की बात की जाए तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो आर्कियन युग के चट्टानों से निर्मित है, और भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दो फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो बुंदेलखंड का पूरा पठार है वो आर्कियन युग के चट्टान से निर्मित है, और भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भी आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पास में, कल हमने बात की थी, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। विभाजन के पहले ये पहले स्थान पे थे, कुछ पहले स्थान पर था। चलिए कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मध्य प्रदेश अपने गठन के समय, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हिस्सा रखता था अपने पास में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य गठन के पहले, गठन के समय अगर बात करें, विभाजन के पहले माफ कीजिएगा, तो गठन के समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता था, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य था। 2000 में क्या हुआ, विभाजन हुआ, यानी कि छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, वो अपने 16 जिले यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश से निकल गया, ठीक है। और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर खसक गया और पहले स्थान पर बन गया राजस्थान, ठीक है। तो अभी राजस्थान फर्स्ट नंबर पे एरिया वाइज। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अभी हाल ही में जो परीक्षाएं पीईबी द्वारा आयोजित की गई है, जेल प्रेरी वगैरह, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। कौन सा स्थान, कर लीजिए इसे क्वेश्चन को, कि कौन सा स्थान ऐसा है जो ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के
नाम से जाना जाता था, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी था, एक तरह से पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो शिवपुरी है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। शिवपुरी की बात करें तो सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये शिवपुरी हुआ करती थी। शिवपुरी में गर्मियों के दिन में ये लोग रहने जाया करते थे, ठीक है। तो ये जो सिंधिया वंश के जो राजा महाराजा थे, गर्मियों के दिनों में शिवपुरी में क्या करते थे, रहने जाया करते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि पर्यटन नगरी जो है वो शिवपुरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा भी गया है प्रश्न, पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है, तो शिवपुरी को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? तो देखिए पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ ये सभी सागर संभाग में आते हैं। ये सतना जो है सागर संभाग का नहीं है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। सतना जो है वो रीवा संभाग में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सागर संभाग के सारे जिलों की बात कर लेते हैं। 6 जिले इसमें आते हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना, ठीक है। पहले तक निवाड़ी नहीं आता था, लेकिन निवाड़ी को भी सागर संभाग में सम्मिलित कर लिया गया, तो अब 6 जिले हो गए, पहले 5 ही थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निवाड़ी कौन से संभाग में आता है, तो सागर संभाग में आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? गुना नहीं करता, छतरपुर नहीं करता, अनूपपुर भी नहीं करता। आप देखेंगे अलीराजपुर अगर देखें तो यहाँ पे कोने पे पड़ता है, और ये अपनी सीमा को 2 राज्यों के साथ साझा करता है। एक तो इधर से गुजरात लगता है और नीचे से इससे लगता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों के साथ अलीराजपुर अपनी सीमा को साझा करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। दक्षिण में कौन कौन से राज्य? भाई छत्तीसगढ़ तो नहीं है, ये पूर्व में है। उसके बाद में राजस्थान उत्तर में है। महाराष्ट्र की बात करें और आंध्र प्रदेश की बात करें तो हाँ, ये दक्षिण में है, ठीक है। तो ये दक्षिण वाले राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी। इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? तो मालवा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर बताना है। तो देखिए मालवा के पठार में उज्जैन और इंदौर जो है दोनों ही पड़ते हैं, और यही इंपॉर्टेंट शहर है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उज्जैन इंदौर। आगे बढ़ जाते हैं। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी किससे अपनी सीमाओं को बांटता है? तो देखिए जो मालवा का पठार है और जो बुंदेलखंड का पठार है, तो मालवा और बुंदेलखंड दोनों से ही ये अपनी सीमाओं को बांटता है। कौन? चंदेरी। अब ये चंदेरी कहाँ पड़ता है? तो अशोकनगर में पड़ता है। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है और ऐतिहासिक नगर है ये। बुंदेला राजपूतों द्वारा बनाया गया था चंदेरी का किला, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चंदेरी का जो किला है वो किसने बनवाया था? तो ये बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया था, मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर अशोकनगर में। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी को पता है, ये क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? देखिए मध्य भारत का पठार है, अभी हमने देखा ऊपर वाला हिस्सा। पश्चिमी पठार जो अपना मालवा का पठार है, ये भी प्राकृतिक हिस्सा है, ये भी देख लिया। सतपुड़ा और मेकाल श्रेणी, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी ये भी प्राकृतिक हिस्सा है, ये तीनों तो हमने देख ही लिए, ठीक है भाई। अब अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी, तो ये भी प्राकृतिक हिस्सा है। सिर्फ पश्चिमी पठार नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है ना। पूर्वी पठार है, इसकी जगह पूर्वी पठार होता तो सही होता, जो कि बघेलखंड का पठार है। आपने देखा ना, अगर मैप आप एमपी का ऐसे बनाएंगे तो ये वाला जो पठार है, ये वाला यहाँ पर जो दिखता है, ये बघेलखंड का पठार है और ये पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी पठार नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त वो बी वाला हो जाएगा, पश्चिमी पठार, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा पठार पश्चिम मध्य प्रदेश में लगभग पूरे हिस्से को ढाकता है? तो पश्चिम मध्य प्रदेश, अब देखिए पूर्व पश्चिम, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब पश्चिम मध्य प्रदेश में पूरे हिस्से को कौन सा पठार ढाक रहा था? तो वो था मालवा का पठार, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले मैप दिखाया आपको, तो ये सही उत्तर है ए, मालवा का पठार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये, अगर आप नोट्स परचेस करते हैं तो पेमेंट के बाद में पेज पर ही बने रहिए, उसको लीव ना करें, ताकि आपको उसी समय लिंक मिल जाए नोट्स को डाउनलोड करने की, ठीक है। बाद में आपको कॉल या मैसेज ना करना पड़े और परेशान ना होना पड़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमरकंटक जिला रिक्त स्थान में स्थित है। अमरकंटक जिला जो कहाँ है? शाहपुरा में है क्या, भोजपुर में है, इटारसी में, कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा अनूपपुर। अमरकंटक जिला जो है अनूपपुर में स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का नाम बताइए, क्या नाम से इसे और जाना जाता है? सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया। मध्य प्रदेश का नाम रिक्त स्थान ने दिया था, ये पूछा है, किसने दिया था? तो ये सभी को पता होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया था। तो मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का नाम रिक्त स्थान ने दिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में वो जिला कौन सा है? आपको दिख ही रहा है, मुरैना। मुरैना का मतलब मोर की जगह, ठीक है। मोर का बहुतायत में वहां पाया जाना, है ना, इसका नाम मुरैना रखने का एक कारण बना। तो मुरैना नाम क्यों पड़ा उस क्षेत्र का? क्योंकि वहां पे मोर बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जिला मुरैना, प्राचीन नाम जो है मयूर वन है, ठीक है। मयूर वन थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन आप इसको सही कर लेना। तो मुरैना जिला के प्राचीन नाम क्या है? मयूर वन है, जो कि महाभारत काल के समय से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब अगर देखें तो यहाँ मोर पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसके कारण इसका नाम मुरैना पड़ गया। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन कगार कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया विंध्य कगार क्षेत्र जो है वो किसे कहा जाता है? ये रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। अभी मैंने जब आपको फोटो में पूरे पठार बताए थे तब बताया। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? नर्मदा सोन घाटी आप देख रहे हैं मध्य भारत और मालवा के पठार के बीच में क्या? नहीं, मध्य भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा लगता है मध्य प्रदेश का, और मालवा का पठार की अगर बात करें तो यहाँ पे लगता है, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार अगर आप देखेंगे तो रीवा, ये बुंदेलखंड का पठार यहाँ लगता है, रीवा पन्ना का पठार कुछ इस तरह से लगता है यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं है। मालवा और बुंदेलखंड, तो मालवा है और ये बुंदेलखंड है, तो यहाँ पे भी इस तरह से कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। तो मालवा और सतपुड़ा, ठीक है, हाँ ये मालवा है और ये सतपुड़ा वाली श्रेणी है, सतपुड़ा वाला पार्ट है। तो इसके बीच में नर्मदा सोन घाटी पड़ती है, बिल्कुल हमने यहाँ देखा था नर्मदा सोन घाटी पड़ती है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मालवा और सतपुड़ा के मध्य पड़ती है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अच्छा इसमें एक फैक्ट यहाँ पे रह गया, ये मैं बता देता हूँ कि रीवा पन्ना के अगर पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है, सतना, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो रीवा पन्ना के पठार का जो विस्तार है वो सतना और पन्ना जिलों के साथ साथ कुछ भाग सागर जिले का भी इसके अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। केन, टोंस, सोनार, ये जो नदियां हैं ये रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियां हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैं आपको छूट गए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है वो इंडो गैंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद भी रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? तो ग्वालियर का पुराना नाम जो है गोपगिरी था। तो ग्वालियर का पुराना नाम गोपगिरी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है, स्पर्श करती है? देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे अधिक सीमा की बात करें एरिया वाइज तो वो राजस्थान से लगती है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जिले की बात करें तो 14 जिले जो है वो यूपी से लगते हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर इसके लिए। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों को छूती है मध्य प्रदेश की सीमा। इसके बाद में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा 16 किलोमीटर राजस्थान राज्य से छूती है। 16 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। सर्वाधिक सीमा जो है वो राजस्थान को छूती है। हालांकि कुछ स्थानों पर किताबों में सर्वाधिक सीमा यूपी के साथ जुड़े होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश संदर्भ ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है, जबकि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ लगती है। तो ये तो आपको पता ही है, सबसे कम सीमा गुजरात के साथ लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा अगर बात करें तो वो राजस्थान के साथ लगती है, ठीक है। तो आप राजस्थान ही याद रखें। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिले किससे लगते हैं एमपी के, तो वो होगा यूपी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो देखिए मालवा के पठार में जो है ना सबसे गर्म महीना जो रहता है वो मई रहता है। नॉर्मली ये तो कोई भी बता सकता है कि ये मई होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? देखिए मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर मध्य उच्च प्रदेश जो है उसको और अंदर 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको मैप में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो 3 प्राकृतिक भाग कौन कौन से जिसमें मध्य प्रदेश को बांटा गया, तो वो है मध्य उच्च प्रदेश पहला, तो इसको और 5 भागों में अंदर बांटा गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये पूरी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सिद्ध
बाबा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस जगह को माना जाता है? तो मध्य प्रदेश का पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पिछला वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आपको सभी को पता है, कई बार बता चुका हूँ, हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। देश के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? तो देश के क्षेत्र का लगभग अगर देखें तो 9.38, बिल्कुल प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं एग्जैक्ट, तो 9.38 पार्ट मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। मतलब देश का जितना भी हिस्सा है भारत का, उसमें से 9.38% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो लगभग ये 10% है, तो इसको सही ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फैक्ट। तो फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 9.38% है, अगर आप निकालेंगे तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती, बिल्कुल सही है। दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती, बिल्कुल सही है। मेकल पर्वत पूर्व में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ही सही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था, मतलब किस नाम से पहले जाना जाता था? तो पहले अगर बात करें तो ये मध्य प्रांत और बरार, ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से इसे जाना जाता था, सीपी एंड बरार, है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में केमूर, मेकाल, महादेव ये किसके नाम है? तो ये पहाड़ों के नाम है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? तो दमोह का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, दमोह का जो प्राचीन नाम था वो टुंडीकेर था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, थोड़ी ट्रिक बना लो भाई, कि जिसमें दम होगा वो मार के टुंडा कर देगा, इस तरह से याद रख लो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो वर्तमान में कर्क रेखा जो है 14 जिलों से गुजरती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह जिले कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये वो 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी जो है मेरे दोस्त, मेहर शहर को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है हिस्सा? चंबल संभाग में मुरैना आता है, भिंड आता है, श्योपुर आता है, अलीराजपुर नहीं आता है। दैट मीन्स ये सही उत्तर होगा अलीराजपुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा अलीराजपुर कौन से संभाग का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? सीहोर में धूपगढ़ नहीं है, मंदसौर में भी नहीं है, रीवा में भी नहीं है, ये चोटी पड़ती है होशंगाबाद में। ठीक है मेरे दोस्त, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है, और ये पड़ती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और सतपुड़ा में भी अगर प्रिसाइजली बोला जाए तो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पड़ती है, और ये होशंगाबाद जिले के अंदर आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अभी मैंने आपको फोटो में थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमने पठारों वगैरह को देखा था, उसका विभाजन देखा था। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार है। इसकी ऊंचाई आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि क्या है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊंचाई के बारे में। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लिख लीजिए कि विंध्य श्रेणी में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से अगर देखें तो गुडविल चोटी होगी। ठीक है, तो ये गुडविल चोटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है सद्भावना शिखर के नाम से इसे जाना जाता है, गुडविल चोटी जिसे कहा जाता है, जो समुद्र तल से 752 मीटर यानी कि 2467 फीट ऊपर स्थित है। गुडविल चोटी को कलुमार शिखर और कुलाम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है, कुलाम्बे होना चाहिए। ठीक है, तो कुलाम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त इंदौर। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो भारत की आजादी के बाद में मध्य प्रांत की राजधानी जो थी वो
नागपुर बनाई गई थी। आपने अगर वो जो मैंने एक वीडियो बनाया था पुनर्गठन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ये सारे प्रश्न आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे। बुरहानपुर जिला किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये वर्ष बना था 2003 में। रीवा पन्ना के पठार को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो रीवा पन्ना के पठार को अभी मैंने बताया विंध्य का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस जिले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इनमें से कौन से जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है मध्य प्रदेश का? तो देवास नहीं है, सागर नहीं है, छतरपुर नहीं है, इसका सही जो उत्तर होगा वो बुरहानपुर होगा। तो बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होता है मेरे दोस्त यहीं पे खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे भी मनोबल को एक ऊंचाई मिल सके। और अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे सुबह 7 बजे, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। और फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप नोट्स लेने के इच्छुक है तो हमारे द्वारा करंट अफेयर और एमपीजीके के बहुत सटीक नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए, ठीक है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो अगर आप उन्हें परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 83196 45514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।